वो जो 38 अरब रुपए वापस आए थे वो पैसे कहाँ गए? इमरान खान साहब के लोगों ने, शहजाद अकबर वगैरह, इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है बड़ी कि जनाब पैसा बाहर से मिला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है क्रेडिट इनको नहीं जाता, ना ही इनकी कोई कोशिश है। वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट मलिक रियाज साहब ने करनी थी, तो मलिक साहब ने अपना पैसा जो बाहर था उसका लाने का एक अरेंजमेंट करके दिया, जिसमें हो सकता है इन्होंने कुछ मदद भी की। आपको क्या लगता है कि इमरान खान अगली बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे? नहीं, मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं, बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजूहात मौजूद है। एक तो ये कि महंगाई बहुत हुई है इस दौर में, वो मजबूरी है उनकी। IMF के साथ आपने एग्रीमेंट किया, वो आपको करना पड़े चीज़ें, बस गैस, तेल, बिजली महंगी। लेकिन चूँकि इमरान खान को नाकाम करना है, इसलिए भी महंगाई की जा रही है, मुनाफाखोरी ज़्यादा और हालात, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, गंदम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, ये सबकी ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरह उस शख्स को जो करप्शन ख़त्म करने का कोई इरादा रखता है उसको नेस्त नाबूद किया जाए। तो वो एक इम्प्रेशन रखेगा, उसके जहन में यही एक नक्शा रहेगा कि हम तो नवाज शरीफ के दौर में अच्छे थे, हम जरदारी के दौर में अच्छे थे, हमें इससे क्या गरज के जरदारी माल बनाता था या नवाज शरीफ माल बनाता था, वो खाते थे तो खाएं, हमें तो महंगाई ने नहीं उस वक्त तंग किया। जनरल अमजद शुएब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। जनरल स्टाफ ऑफिसर, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस, DG मिलिट्री डॉक्ट्राइन, इन समेत आपने बहुत से ओहदों पे काम किया है, तो कौन से ओहदे में ज़्यादा दिलचस्पी रही? हर काम जो है जो मिला उसको बड़ी मेहनत और खुश उसलूबी से किया, लेकिन मैंने इंटेलिजेंस के काम को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी से किया या दिलचस्प समझा उसको। कुछ असूल हैं वो जो आपने फॉलो करने, उसके बाद आपके अपने जहन है कि जहाँ तक मर्जी ले जाए उसको। कश्मीर का बॉर्डर हो, मशरकी बॉर्डर हो, मगरबी बॉर्डर हो, आपने बहुत सारे बॉर्डर्स पे जी आपने ऑपरेशनल फॉर्मेशन की कमांड की हुई है, तो कौन सा महाज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? कश्मीर का। ये 1990 की बात है। तो मुझे टास्क मिला, मैं रिजर्व ब्रिगेड था मेरा, कि जाके आपने जहाँ जहाँ ख़तरा है वहाँ आप जाके तो तैयारी कर लें, ताकि आपको अगर इंडिया कब्ज़ा कर लेता किसी जगह तो आपने निकालना होगा उसको। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था और बहुत बड़े फ्रंट पे, डिविजनल फ्रंट था, जिसके ऊपर मैंने सारे जाके टारगेट बनाए और फिर उनके ऊपर रिहर्सल्स की अपने ट्रुप्स के साथ। सर, ये जो हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन, ये क्या है और इसकी तैयारी में आपका अमल दखल कितना है? मैं तो चूँकि अब सर्विस में नहीं हूँ तो इसलिए डायरेक्ट अमल दखल तो कतन नहीं है, लेकिन जो बाजवा डॉक्ट्रिन है बुनियादी तौर पे ये एक डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, जहाँ ये फ़ैसला किया गया कि हम एक तरफ तो अपने बॉर्डर्स को सील करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि बाहर से टेररिस्ट ना आ सकें, और दूसरा इंटरनली इंटेलिजेंस फैलाएंगे जिसके ज़रिए आप स्लीपिंग सेल्स, सिंपथाइज़र्स टेररिस्ट के या को फाइनेंस करने वाले उन लोगों को तलाश करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। और एक इसका जो और था वो CPAC से रिलेटेड था डॉक्ट्रिन का, और आज उसका दिफा इस तरह किया जा रहा है कि CPAC आपका बड़ी हद तक महफूज है। ये जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी, क्या वो भी इसी पर्सपेक्टिव में थी? CPAC तहफ़्फ़ुज़ का नहीं, CPAC को इम्प्लीमेंट कराने का, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो CPAC की गारंटी मांगते हैं आर्मी से। दूसरी तरफ ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तीसरी तरफ जो लोन्स लेके दिए हैं सऊदी अरेबिया वगैरह दूसरे मुल्कों से, ये जनरल बाजवा ने अरेंज किए हैं। तो आर्मी की इस वक्त उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है कि जहाँ जनरल बाजवा अपने पर्सनल एक आप कह लीजिए कि क्लाउड को यूज़ करते हुए इकॉनमी और मुख्तलिफ मामलात में मदद कर रहे हैं, तो हुकूमत ये समझती है कि इनका इस वक्त पे जाना उनके लिए नुकसानदेह होगा। अगर इमरान खान की हुकूमत फेल होती है तो बेनिफिशरी कौन सी जमात होगी? बात यह है कि इस वक्त कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे मुल्क में एक मजबूत हुकूमत बना सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी हुकूमत फेल होती है तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान एक तो ये होगा कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई भी मजबूत हुकूमत बन नहीं सकेगी। यही कोलिशन पार्टनर ये उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे जो भी आया, क्योंकि कोई भी करप्ट आदमी इस मुल्क में ये नहीं चाहता कि ये शख्स हुकूमत में रहे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अभी मैं और भी बहुत सारे सवाल होते हैं तो सवाल को जवाब भी बहुत देते, लेकिन खाने का वक्त हो रहा है, खाना जरूर।
जनरल अमजद शुएब ने मेहमानों की बारबेक्यू, चिकन हांडी, पालक पनीर, दाल माश, गार्लिक नान, कलवंजी नान और खीर जैसे रिवायती खानों से तवाज़ो की। आप सर ज़िंदगी के अहम फैसलों में किताब से रहनुमाई लेते हैं या ज़ाती तजर्बे से गाइडेंस लेते हैं? ज़्यादातर तो मैंने अपनी मिसेस से मशावरत के बाद ही कदम उठाया, क्योंकि हम दोनों की एक मुताबिकत है, तो ये मिलजुल के हम इस तरह अपने मामलात, अपने फ़ैसले करते रहे हैं। किताब से गहरा ताल्लुक़ है या फ़ौज से? मगर फ़ौज से ज़्यादा ताल्लुक़ है, और किताब से ये मेरी मिसेस का बहुत है, ये किताबें बहुत पढ़ती है, वो नॉलेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मुझे ट्रांसफ़र होता रहता है। हालात हाज़रा से आगाही के लिए कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं? टीवी मीडियम या बीवी मीडियम? नहीं, टीवी मीडियम भी इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, बीवी मीडियम तो इस्तेमाल इस तरह होता है कि हम म्यूचुअली डिस्कस करते हैं चीज़ें, लेकिन उसके अलावा बाकी मेरी अपनी पढ़ाई काफ़ी होती है, मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। अक्सर फ़ौजी कुकिंग में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, क्या आपको भी आती है? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं। किचन का काम, घर की मैनेजमेंट, ये वो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। शी मैनेजेस दैट। होम मिनिस्ट्री इतनी इंडिपेंडेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। आप पक्के लाहौरी हैं हाँ, और लाहौर खाबों का गढ़ है, वहाँ के कौन से खाबे पसंद है? ये भी पक्की लाहौरी है, सो इसको भी खाबे वहाँ के पता होंगे पसंद, लेकिन मैंने वहाँ पे जहाँ मैं जाता रहा हूँ, वो ग्वाल मंडी सरदार मछली वाले की मछली खाने जाते थे। एक शम्मा तिक्के कबाब वाला होता था, ग्वाल मंडी में वहाँ हरीसा होता था। हरीसा मिलता था। सुबह सवेरे फजर के वक्त पे हरीसा वहाँ से या सिरीपाए का वो लेके घर में नाश्ते के लिए लेके आते थे। वो निशात सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने वो टकाटक वाले बैठते थे, तो वो जाके खाते। अब वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, वो सिर्फ लाहौर में ही था। गोलियों से तो आपने खूब निशाने लगाए होंगे, क्या कभी किसी हसीना को भी निशाने लगाए? ये एक काम बाकी रह गया था, ये इसका वक्त गुजर चुका। काम रह गया था, कर दिया होता कभी किसी वक्त पे तो अच्छा था, लेकिन नहीं किया वो। नहीं किया? नहीं। और फिर अल्लाह का करम है, अच्छी ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला साफ़ सुथरी ज़िंदगी दे, तो और क्या चाहिए। म्यूज़िक से कितना लगाव है? बहुत बड़े म्यूज़िकल ग्रुप्स उस ज़माने में जो बनते थे वो क्लासिकल होते थे, उनके साथ बड़ी रग़बत रखनी। किन गुलकारों को आज भी कभी कभी सुनने को दिल करता है? जो मुझे बहुत पसंद थे उस ज़माने में, वो तो आज भी मैं कभी सुनता हूँ, अगर मैं सुनना चाहूँ तो। कभी बालबानों का था, या ये मेहदी हसन वगैरह, फरीदा खानम का। आप तो बड़ा गाना गाया करते थे, गाने भी गा वो लेते मसरों की दाल वाला, वो क्या गाना था? वो था मसरां दी दाल करारी मैं बारी मुंडा की मांगदा। वो बड़ा उस ज़माने में ये एक फोक सॉन्ग था जो हम लोगों ने खुद बनाया हुआ था। वो ज़रा सुनाए ना थोड़ा सा। नहीं, अब वो मेरी बुजुर्गी ना ख़राब करेगा। वो तो बचपन की बातें हैं। आपकी तो सारी उम्र किसी न किसी महाज पर लड़ते हुए ही गुजरी, पहले जंगी महाजों पे, उसके बाद अब आप 5th जनरेशन वार के जनरल हैं। बिल्कुल, वो 5th जनरेशन वार, अभी वो लड़ रहे हैं ना हम। हाँ। इसका ये मतलब नहीं कि जो रवायती हथियार हैं वो इस्तेमाल है, रवायती भी सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर ये एक ज़हनी जंग है जहाँ पे एक नैरेटिव आप फ्लोट करते हैं, और उससे एक आप फॉल्स एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं जहाँ जिससे डिमोरलाइज करें कौम को। सो उस लिहाज से आप ये देखें कि मीडिया के ज़रिए जितना कुछ मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, उसमें लोगों की रहनुमाई करते हैं। नहीं सर, अब ज़रा रैपिड फायर सेगमेंट है हमारा, एक बड़ा क्विक। इतना क्विक मैं नहीं हूँ ज़हनी तौर पे, मैं थोड़ा ज़रा सोच विचार वाला आदमी। आपने एक एक लफ्ज़ बोलना है इन लोगों के बारे में जिनके मैं नाम ले लगा। जनरल राहील शरीफ, बोल्ड मैन, अशफाक परवेज़ कियानी, ए थिंकर, जनरल बाजवा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, परवेज़ मुशर्रफ, वेरी बोल्ड एंड ए गुड पैट्रियोटिक पर्सन। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अगर आप रेट करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 5। इनमें से सबसे ज़्यादा मैच्योर सियासतदान किसको समझते हैं? नवाज शरीफ, इमरान खान, जहांगीर तरीन, आसिफ अली जरदारी? मेरा ख्याल जहांगीर तरीन इनमें सेंसिबल आदमी है। इनमें से कौन सी खातून सियासतदान ब्रेन विद ब्यूटी रखती हैं? मरियम नवाज, हिना रब्बानी खार, सरताज गुल? हिना रब्बानी खार, शी इज़ बेटर। इनमें से सबसे ज़्यादा शातिर सियासतदान किसको समझते हैं? आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शेख रशीद? आसिफ अली जरदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। लाएं जी। ये सर। ये जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।